गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गणित में हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें से आपके जो डाउट हैं, जो ग्राफ से संबंधित जो डाउट हैं, उसे मैं आज क्लियर कर दूंगा और बहुपद से भी कुछ प्लस माइनस के डाउट थे, उसे भी हम आज थोड़ा सा देख लेंगे। तो प्रश्नावली 1 में चलते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्नावली में हमें यह याद करना है, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसका प्रश्नावली 1 में हमें समीकरण बनाना सीखना है कि समीकरण कैसा बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को पढ़कर उसके हिसाब से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस समीकरण बनाने का सीखना है। और प्रश्नावली 2 जो स्टार्ट होगा उसमें हम समीकरण का जो वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे उसे। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच में 3 बल्लेबाज। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपए में खरीदा। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो हल देख लेते हैं। 3 बल्ला और 6 गेंद को कितने रुपए में खरीद रहा है? 3,900 में खरीद रहा है। तो माना, हल कैसे करेंगे? माना एक बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए। आपको रुपए का साइन है ये, ठीक है। एक गेंद की कीमत x रुपए, एक गेंद की कीमत y रुपए। हमें गेंद और जो बल्ले का कीमत तो पता है नहीं, इसी कारण हम उससे मानते हैं। वो 10 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, कितने रुपए भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला है 3 बल्ला और 6 गेंद का कीमत है 3,900 रुपए। तो एक बल्ले का कीमत कितना है? x रुपए। तो हम क्या करेंगे, आपका 3x हो जाएगा और 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? 6y इक्वल टू 3,900 रुपए। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। वैसे ही फिर क्या बोलता है, वहीं से 1 बल्ला और 2 गेंद का कीमत 1,300 रुपए है। 1 बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपए। तो एक बल्ला का कीमत कितना रुपए है? x रुपए। और 2 गेंद का कीमत कितना है? 2y लिखेंगे, 1,300। तो ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। उसमें बोला गया है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। तो रमेश किससे कह रहा है यह बात कह रहा है अपनी पुत्री से कह रहा है। तो हमें यहाँ पास किसका किसका आयु मानना पड़ेगा? एक तो रमेश की आयु मानना पड़ेगा और एक उसकी पुत्री का आयु मानना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, हल माना रमेश की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 7 साल पहले मेरी आयु मतलब रमेश की आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी। पहला कंडीशन है 7 साल पहले रमेश की आयु, तुम्हारी आयु मतलब पुत्री की आयु का
पुत्री की आयु का कितना गुना था आपका? 7 गुना था। ठीक है, तो इसके हम क्या अपना बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? 7 साल पहले रमेश की आयु, अभी अगर किसी की आयु यदि मान के चलिए 20 साल है, तो 7 साल पहले उसकी आयु कितना रहा होगा? उसका आयु रहा होगा आपका 13 वर्ष। हमने क्या किया, 20 में से 7 घटा दिया। अभी आप कक्षा 10वीं में हैं, आप 2 साल पहले कौन सी कक्षा में थे? कक्षा 8वीं में थे। तो आपने क्या किया, 2 साल पहले आपने 10 में से 2 घटा दिया। वैसे ही क्या करेंगे, 7 साल पहले रमेश की आयु क्या होगा? आपका रमेश की आयु होगा 7 साल पहले x-7। ठीक है, और पुत्री की आयु क्या माने हमने? y माना है, तो क्या आएगा? y इंटू 7 या फिर 7y, एक ही मतलब है। तो आपका क्या होगा, x-7 इक्वल टू क्या हो गया? 7y। ये हमें एक समीकरण मिल गया। दूसरा बोला है, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब से 3 साल बाद, यहां पर जो आयु माने हैं हमने, इसे लिख लीजिए वर्तमान आयु लिए। कौन सा आयु है? ये आपका वर्तमान आयु है। ठीक है, 3 साल बाद रमेश की आयु, 3 साल बाद रमेश की आयु पुत्री की आयु का कितना गुना है? पुत्री की आयु का है आपका 3 गुना। तो 3 साल बाद क्या होगा उसका आयु? x+3। आज आपका आयु जो भी है, आने वाले 3 साल में उसका आयु आपका कितना आयु बढ़ जाएगा? 3 साल बढ़ जाएगा। तो होगा आपका x+3 इक्वल टू 3y। y आपका पुत्री का आयु है, x आपका रमेश का आयु है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बनेगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पहले प्रश्न अनुसार हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही हमने समीकरण को रखा है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 का अ क्वेश्चन। इसमें बोला है आपको 2 का अ, ऊपर लिख देता हूं। 2 का क्वेश्चन नंबर अ, इसमें आपको बोला गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0, और दिया है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिया है आपका 0 में हल। कौन सा हल है पूछ रहा है, और x और y का मान ज्ञात करना है। अब कौन सा हल है ये हमें ज्ञात करने के लिए पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा हल है आपका, ये डायग्राम दे दिया है क्वेश्चन में, आपका डायग्राम दिया है, डायग्राम को आपको देखकर समझना है। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने कहा था आपको यदि समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, ये आपका रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण मतलब इस समीकरण का जो भी हम मान ज्ञात करेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो हमें इसमें एक रेखा प्राप्त होगा। आपने ग्राफ पहले पढ़ा होगा, ये हमारा होता है x एक्सिस होता है, ये हमारा होता है y एक्सिस होता है, ये आपका होता है केंद्र, 0 होता है इसका मान। यहाँ पर हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, या तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लेंगे तो, या 10, 20, 30, 40 जो भी हम रखे, डिस्टेंस रख सकते हैं ग्राफ में। तो यदि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 2 रेखाएं क्रॉस कर रही है, तो यदि समीकरण की रेखाएं क्रॉस कर रही होगी, ठीक है, तो ये आपका होगा, इसका हल होगा अद्वितीय हल।
जहां पर जिस बिंदु पर क्रॉस करेगा, जिस बिंदु पर क्रॉस करेगा वही उसका हल कहलाएगा। यदि रेखाएं खींचकर रेखाओं का मान लाकर तो रेखाएं अगर हम खींचते हैं एक दूसरे को नहीं काटती है। अब डायग्राम देखना, रेखाएं काट रही है तो अद्वितीय हल कहलाएगा। रेखाएं अगर नहीं काट रही हैं, बराबर में जा रही है, पैरेलल समांतर में जा रही है, समान अंतर पे जा रही है, तो यह कहलाएगा कोई हल नहीं। हल हमें तभी प्राप्त होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और उस प्रतिच्छेद बिंदु जो रहेगा वही उसका हल होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा, ये रेखाएं अनंत तक जाएगी तब भी से एक दूसरे को नहीं काटेगी। वैसे ही इसमें ये एक रेखा है, ठीक है, और इसी के ऊपर ही एक और रेखा है, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। भैया तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो यह एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रत्येक बिंदु पर काट रही है। तो प्रत्येक बिंदु पर काट रही है तो इसका हल भी कितना होगा, अनंत हल होगा। हर बिंदु पर काट रही है तो इसका हल होगा अनंत हल होगा। अनंत हल मतलब इसके अनेक हल हैं, इसका हल का कोई जो मान है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया है। आपका प्रश्न नंबर 2 में समीकरण अ दिया है, प्रश्न नंबर ब दिया है, उसमें आपका अलग अलग समीकरण डायग्राम दिया हुआ है। तो आप डायग्राम से देखकर आप क्या बोल सकते हैं कि समीकरण का हल कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, और आपका अनंत हल है। तो इस समीकरण का हमें पहले क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हमें, यह समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, हल करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2y इक्वल टू, इसका पक्षांतरण करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 12 में लिख सकता हूं। ठीक है, -12 का पक्षांतरण करने पे +12 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमें x और y का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 देते हैं, इसे समीकरण 2, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई इक्वल टू -1, यह 3 से गुणा कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसे भी नाम देता हूं मैं आपका समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में भी हमें ये वैल्यू फाइंड हो गया, समीकरण का ये अपना 2 को 3 से गुणा करने पर ये फाइंड हुआ। तो अब समीकरण 1 माइनस 3 करने पर, तो करके देखते हैं, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और आपका समीकरण 3 है 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। इसे हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करते हैं, माइनस चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये हुआ आपका 5y और ये हुआ आपका 12 3 15। तो y का मान हमें कितना मिला, y का मान हमें मिलेगा 15/3 और y का मान हमें प्राप्त होगा 5। इस y का जो मान हमें प्राप्त हुआ 5, इसे हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, किसी में भी आप रखो, आपको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर मैं रख रहा हूं y का मान, समीकरण यहां रखना में इजी पड़ेगा, ठीक है, 2 में रखने पर रख दीजिए, x माइनस वाई दिया है इक्वल टू क्या दिया है, -1,
माइनस वाई का मान कितना है, मतलब वाई का मान कितना है 5 है, 5 इक्वल टू -1, तो एक्स का मान कितना हुआ हमें, या इधर जब घर चलेगा तो क्या आएगा -1 + 5, तो x का मान हुआ हम क्या प्राप्त हुआ हमें 5 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा हमें 4, तो y का मान कितना मिला हमें, y का मान मिला हमें 5, y का मान कितना प्राप्त हुआ 5 और x का मान कितना प्राप्त हुआ 4। ठीक है, अब समीकरण की आप जांच करना चाहो तो कर सकते हैं, x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह -5 रखेंगे, कितना आएगा आपका -1 ही आएगा हल करने पर। ठीक है, तो यहाँ इससे के जरिए हम क्या किए, हमने x और y का मान फाइंड किया है। तो आप प्रश्नावली 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हल करेंगे कॉपी में, और 2 का जो ब और स का जो क्वेश्चन दिया है वह कौन सा हल है, अद्वितीय हल है कि आपका अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, इसका उत्तर आप कमेंट्स में दें, और साथ में आप अपना नाम भी लिखें, क्योंकि मैं आप में से किसी को जानता नहीं हूँ। ठीक है, और आपके जो डाउट की जो क्लास थे, जो आपको प्रश्नावली 2 में बहुपद में जो आपको गुणनखंड में जो डाउट आ रहा था प्लस माइनस में, और इसमें ग्राफ में जो दिक्कत आ रही थी, वो क्लास में वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, या चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उस वीडियो को इसी क्लास में मैं अगर जोड़ता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज का। धन्यवाद।